नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम CGPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इसमें हम आधुनिक भारतीय इतिहास के सवालों को देखेंगे। सबसे पहले हम जो पश्चिम से शक्तियाँ आई भारत को गुलाम बनाने, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच, डेनिस, इनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अंग्रेज़ों और भारतीय शासकों के बीच जो युद्ध हुए, संधियाँ हुई, उनको समझेंगे। इसके बाद जो भारत में उनके खिलाफ प्रतिकार हुआ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, इनके संबंधित सवाल देखेंगे। 1857 की क्रांति को भी देखेंगे और भारत में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए उनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न आए हैं वो देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो गवर्नर जनरल, जैसे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की, अकाल आयोग किसने बनाया, इससे संबंधित जो भी सवाल PSC में आए हैं वो भी देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हमारा तरीका वही होगा कि पिछले 10 साल में इससे संबंधित जो भी सवाल आए हैं उनको हम देखेंगे। इसके बाद हम उन प्रश्नों के जो चारों विकल्प हैं उनका अध्ययन करेंगे। चारों विकल्पों को देखने के साथ साथ हम अगले साल जो भी सवाल आ सकते हैं इससे संबंधित, उसको भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपके जो कमेंट हैं वो हमारा खूब उत्साहवर्धन करते हैं, पढ़ने में अच्छा लगता है। जो आप बोल रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक का ले आइए या इकोनॉमिक सर्वे का ले आइए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो वीडियो हम आपके बीच लेके आएँ। एक दोस्त ने पूछा है कि आपका कोचिंग कहाँ है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि मैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। मतलब मैं नौकरी में हूं, बस क्योंकि मेरा पुराना अनुभव है CGPSC से। बहुत से दोस्त हैं जो अभी दिला रहे हैं और मेरे को लगा कि ऐसा वीडियो बना के बाकी लोगों की मदद हो जाएगी, तो बस मेरा उद्देश्य मदद करना है। और आप लोग के लाइक कमेंट से ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होना है, लेकिन वो जो रात को 11 साढ़े 11 बजे हिम्मत होती है ना वीडियो बनाने की, तो उसी से होती है। नहीं करोगे फिर हो सकता है अंदर से ना मन आए, लगे कि सो जाता हूँ, तो बस वही है। हमारा पहला सवाल जो है वो है कि गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा था, उसके संबंध में क्या सही है। सवाल पहले मैं इसीलिए लाया हूँ कि ऐसा सवाल ना आपके क्वेश्चन पेपर में पहला भी आ सकता है, पहला सवाल, और ऐसे सवाल को आपको छोड़ देना है। अब क्योंकि सवाल आया है तो उसके बारे में मैं बताता हूँ कि गोवा के जो चर्च प्राधिकारी थे वो चाहते थे कि अकबर भी ईसाई धर्म अपना ले, क्योंकि अकबर सभी धर्मों को समझ रहा था, देख रहा था। तो उन्होंने अकबर के पास कई मिशन भेजे। तो 1595 में उनका तीसरा मिशन आया था और ये मिशन अकबर को लाहौर में जाके मिला था। इसके अलावा इस मिशन की अध्यक्षता जेरोम जेवियर ने की थी। आप सेंट जेवियर का नाम सुने होंगे, तो जेरोम जेवियर ने इस मिशन की अध्यक्षता की थी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कि इस मिशन में एंटोनियो मॉन्सरेट शामिल थे, ये गलत बात है। एंटोनियो मॉन्सरेट अकबर के समय थे। 1579 में वो अकबर से मिलने भी गए थे, लेकिन 1589 में वो गोवा के रास्ते वापस चल दिए थे। तो 1589 में जो आदमी वापस चल दिया है वो 1595 में तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ऐसे सवालों को छोड़ना ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। और इतना पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल 3-4 ही आएंगे और 3-4 सवाल के लिए आप इतने खतरनाक फैक्ट याद नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी स्टैंडर्ड किताब में नहीं दिया है। अगला सवाल ये है कि वास्को डिगामा के संबंध में कौन से कथन सही हैं। पहला है कि वास्को डिगामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन सामूरी था। ये सही बात है कि जब वास्को डिगामा 1498 में भारत आया तो उस समय यहाँ का शासक जमोरिन था, मतलब उनकी पदवी थी जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया था। दूसरा है कि वास्को डिगामा भारत में लगभग 1 साल रहा था। 1 साल नहीं रहा था, वो आया था, 1-2 महीने भारत को लूटा था, वापस चल दिया था भर के अपना जहाज़। तो 1 साल ज़्यादा हो जाता है, उतना क्या करेगा वो रह के। लूटने आया था, लूट के चल दिया। पहली बार आया, फिर दूसरी बार आया, ठीक ठाक कमाया, तो तीसरी बार आया, ज़्यादा लालच दिखाया, मर गया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है अगले साल कि भैया मरा कब था, तो वो तीसरी बार जब आया था।
वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की, बिल्कुल सही बात है, पुनः आया था। अगर आपको डिटेल जानना है तो पहली विजिट जो थी उसकी मई 1498 में आया था, अगस्त 1498 में वापस चल दिया था। दूसरी विजिट 1501 में किया था, तुरंत आ गया 2 साल में। मज़ा आया होगा उसको लौट के, मतलब बोलते हैं कि 10 गुना 20 गुना ऐसे पैसा कमाए थे। तीसरी विजिट 1524 में किया, बूढ़ा भी हो गया था, देखे होगे आप लोग फोटो, बूढ़ी, तो बीमार पड़ा और कोचीन में मर गया। मतलब बहुत ज़्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। अगला सवाल ये है कि ये जो पुर्तगाली गवर्नर हैं इनको आपको अच्छे से जमाना है। मैं आपको गवर्नर जो मेन है ना उनके बारे में बताता हूँ, फिर अपन आगे जमा लेते हैं। पहले वास्को डी गामा आया, ये तो हम समझ गए। फिर आया अल्वरेज काब्राल, ये आया सितंबर 1500 में भारत, मतलब वास्को डी गामा के 2 साल बाद। 1503 में इन लोग कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक, ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि क्योंकि इससे पहले एक डच की फैक्ट्री पूछा है, तो आपको पता रहना चाहिए कोचीन में लगाते हैं। इनके जो मेन गवर्नर थे, पहला जो गवर्नर था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, तो कुछ भी आप याद रख सकते हैं, अल्मीड़ा, अलमारी पहली थी बोल सकते हैं। और इसका जो पॉलिसी था उसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसमें क्या था, ये मत बोलना कि पानी तो ब्लू ही है। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब ये बोला कि इस पानी में, इस हिंद महासागर के पानी में जो भी व्यापार करेगा हमसे परमिशन लेगा, हम यहाँ के रक्षक हैं, तो इसकी ये पॉलिसी थी। दूसरा था अल्फांसो दी अल्बुकर्क, अल्फांसो आम से याद रख लेना, 1509 से 15 के बीच रहा। गोवा को ही जीतता है और सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाता है, पूरे भारत में नहीं, केवल गोवा पे। राजा गोवा का है तो पूरे भारत में तो कर भी नहीं सकता ना। मैं बोलूं कि भारत में ये हो जाएगा तो कोई मानेगा? जहाँ का मैं राजा हूँ वहीं तो मानेंगे। अगला आता है नीनो डी कून्हा, ये 29 से 38 के बीच रहता है और ये राजधानी गोवा को बना लेता है। जीतने वाला अल्बुकर्क था, राजधानी बनाने वाला नीनो डी कून्हा। अब यहाँ से आप पकड़ लोगे, पहला अल्मीरा था, अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। अल्बुकर्क क्या करेगा, गोवा पे आधिपत्य करेगा, और नीनो दी कोन्हा कोचीन से गोवा बदल देगा। कोचीन में क्योंकि पहली फैक्ट्री थी तो राजधानी वहीं थी, अब वो आ गई गोवा। तब गोवा जो आप जाते हो ना घूमने, तो इनकी राजधानी थी, यही डेवलप किए इसलिए आप घूमने लायक हुए, मतलब जा सकते हैं हम। ये भी खतरनाक सवाल है, शुरू में 3-4 खतरनाक सवाल ही आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे सवालों को बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है छोड़ो। और मैं शुरू में इसलिए लाया हूँ कि आपको भी लगेगा, आप देखोगे ना शुरू के 4 सवाल यार चारों नहीं सुने, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब आपको अपने मन को स्ट्रांग रखना है कि भाई आगे अच्छे सवाल मिलेंगे। सवाल कैसे अटेंड करना है, एक मैं वीडियो बनाया हूँ, आपको मिल जाएगा इससे जस्ट पहले वाला, कि प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करें, उसको आप देख लीजिएगा, आपके काम आएगा वो। इसमें है कि डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान करना है। इसका कुछ नहीं है, ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन ये जो चिंसुरा है ना, ये 1653 में बनता है। ऐसे कुछ कुछ आपको याद रखना है। इनकी अगर आपको पहली फैक्ट्री जानना है तो वो बनती है 1605 में मसूलीपट्टनम में। कुछ भी आप रख सकते हो, मसूलीपट्टनम, सूली से याद रख सकते हो, मूली से याद रख सकते हो, कुछ भी। मतलब आप सोच लो कि डच लोग आके मूली खाए, या डच लोग आए और मसूली से मारे उनको। तो 1605 में मसूलीपट्टनम, 1616 में ये सूरत में फैक्ट्री बनाते हैं, 1627 में पीपुली में बनाते हैं, 53 में चिंसुरा में बनाते हैं। और अगर आपको ज़्यादा याद रखना है, विमलीपट्टनम में 41 में बनाते हैं, करईकल में 45 में बनाते हैं, कोचीन में 63 में बनाते हैं, चिंसुरा में 53 में बनाते हैं। तो ये मतलब ये भी खतरनाक सवाल, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछना चाहिए इनको कि कहाँ कहाँ इनकी फैक्ट्री थी, या क्रम में जमाओ। अब पूछ चुका है तो याद रख लेना भाई, 1-2 तो याद रख लेना। अगला सवाल है कि अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखो ये नहीं जो है ना, इससे खेलता है यूपीएससी। पहला कोट है कि 1752 में लड़ाई लड़ी गई, गलत बात है। क्या होता है कि कर्नाटक युद्ध होता है। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच होता है? मेन होता है वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच। दोनों को था कि हम अपना
मतलब अंग्रेज चाह रहे थे हम भारत में राज करें, फ्रांसीसी चाह रहे थे हम करें, तब लड़ाई तो करेंगे ना। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो दोनों लड़ाई की, आपस में लड़ते नहीं थे, चालाक लोग थे तो लड़वाते थे वो। तो इसीलिए कर्नाटक युद्ध हुआ कि दो राजाओं को बोलते थे तुम्हारे साथ मैं हूँ, दूसरा बोलता था तुम्हारे साथ मैं हूँ, दोनों लड़ते थे। तो ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ ये हुआ 1749 से 54। इसी का जो पहला बड़ा युद्ध था उसको बोलते हैं अंबुर का युद्ध, और ये हुआ 1749 में, मतलब ये 52 में नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ था कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना मिल के अनवरुद्दीन के खिलाफ लड़ते हैं। मतलब फ्रांसीसी सेना थी, उनके साथ चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग थे, सामने अनवरुद्दीन था, और अनवरुद्दीन के लोग निपटा देते हैं। मतलब अनवरुद्दीन की हत्या हो जाती, हत्या मार दिया जाता है। और ये जो चंदा जी हैं, चंदा साहब, वो कर्नाटक के राजा बनते हैं। तो अगर सत्य पूछता तो 2 और 3 था, सत्य पूछा है तो 1 है। अगला सवाल है कि निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, देखिए गंजाम विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। अभी क्या है कि पीएससी या बाकी भारत सरकार का भी है कि जो जिन विद्रोहों को अभी तक सामने नहीं लाया गया है ना, उनके बारे में चर्चा हो। तो वैसे एक विद्रोह गंजाम विद्रोह भी है। तो गंजाम विद्रोह 1808 से 1805 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व धनंजय ने किया था, जो श्रीकर भंज के पिता थे। ये बेसिक फैक्ट हैं इसके बारे में। और उसी समय गंजाम विद्रोह के काल में ही एक और विद्रोह हुआ था जिसको बोलते हैं गुमसुर का विद्रोह। ये जो उड़ीसा वाला रीजन है ना, यहाँ होता है ये। और इसका लिख दिया है कि श्रीकर भंज ने किया था। इसका जो नेतृत्व है वो डोरा बिसोई ने किया था। ये पता रहना चाहिए, इसलिए ये कथन गलत है। सही हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। ये इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ कि जनरली बहुत ज़्यादा इसके बारे में फैक्ट है भी नहीं, और बताऊँगा तो याद रखने का मतलब नहीं है। जिसमें है मैं समझाते जाऊँगा आपको। अगला है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देश शासक कौन थे। निज़ाम जो था ना, पाकिस्तान में जाऊँगा, पाकिस्तान में जाऊँगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो करके निपटा दिया उसको। वही सबसे पहले सहायक संधि करना चाह रहा था। अगर आपको याद, HMT घड़ी का नाम सुने आप लोग? घड़ी नहीं सुने होगे, चावल सुने होगे, तो मैं इसे याद किया था। HMT हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, और उसके बाद AP। अब हम लोग खुद AP हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप ये सोच सकते हैं HMT AP, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा। पेशवा के बाद फिर बाकी जो मराठा शासक थे वो भी सब सहायक संधि कर लेते हैं। सहायक संधि कैसी थी, मतलब अंग्रेज़ों की बुद्धि मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेज क्या बोले कि कोई भारतीय राजा है, उसको बोले हम तुमको देंगे फुल प्रोटेक्शन, पूरा प्रोटेक्शन देंगे। राजा बोले क्या करना पड़ेगा हमको? अंग्रेज बोले देखो हम तुम्हारे राज्य में अपनी सेना रखेंगे, सेना क्या करेगी? तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन सेना का खर्चा कौन देगा? तुम दोगे, क्योंकि तुम्हारी रक्षा कर रही। दूसरा बोले अंग्रेज कि हम तुम्हारे राज्य में एक रेजिडेंट रखेंगे। रेजिडेंट मतलब एक अंग्रेज अफसर, वो देखेगा कि तुम सही काम कर रहे कि नहीं। तीसरा अंग्रेज बोले कि तुम्हारे राज्य में ना तुम किसी विदेशी, क्योंकि उस समय फ्रांसीसियों का ज़्यादा कब्जा था, दबदबा था, तो अंग्रेज बोले तुम किसी विदेशी को ना तो नौकरी दोगे या ना कुछ करोगे, करने से पहले हमसे पूछोगे। अब अंग्रेज़ों का फ़ायदा ही फ़ायदा है, उनको सेना को पैसे ही नहीं देना पड़ रहा है, सेना राजा से पैसा वसूल रहे हैं, उनका रेजिडेंट जाके उनको देख रहा है कि सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और बदले में उसको क्या मिल रहा है? सुरक्षा। तो भारतीय शासक जो थे बेवकूफ़, उनको लगा कि ठीक है यार सुरक्षा ले लेते हैं। लेकिन सुरक्षा, सोचो ना कि मैं पैसा दे रहा हूँ, मेरे पैसे से कोई सेना मेरी सुरक्षा कर रही, तो भाई फिर अंग्रेज़ों की क्या ज़रूरत? फिर मैं उनके उससे क्यों रहूँगा? मतलब इसमें यह था कि तुम आंतरिक जो चाहते हो कर सकते हो, बाहरी कोई भी फैसला करना है तो अंग्रेज़ों से पूछो। मतलब अंग्रेज बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भारत के राज्यों को ऐसे गुलाम बना लिए। तो उनकी बुद्धिमानी तो मानना पड़ेगा यार, बुद्धि तो थी। मतलब आप शत्रु देश के सैनिक को, शत्रु देश के व्यक्ति को ना तो शरण दे सकते हो, ना तो नौकरी दे सकते हो, सेना का खर्च आपको रखना पड़ेगा। वहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति किया जाएगा, अंग्रेज आपकी सुरक्षा करेंगे। बस अंग्रेज बोले कि हम आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, करना रहता था कर देते थे, बस बोलने की बात थी। लेकिन बोले बाहरी तो पूरा करेंगे भैया।
या राजा लोग भी बोले ठीक है भैया आप हो तो ठीक है। अगला है कि नीली क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। उत्तर तो सीधा सीधा है कि दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। नील क्रांति या नील विद्रोह जो है 1859-60 में हुआ था, 57 की क्रांति के जस्ट बाद। क्या हुआ था, वही जो अंग्रेज क्या करते थे, जबरन नील की खेती कराते थे। आप सुने होंगे कि अंग्रेज क्या है, कपड़े को रंगने के लिए नील यूज़ करते थे पहले। तो उसकी यहाँ होता नहीं था, भारत में आके बोलते थे तुमको करना ही पड़ेगा। फिर क्या हुआ, उनके यहाँ आविष्कार हो गया कलर का, सिंथेटिक कलर का। अब जब उनके यहाँ कलर आ गया तो अब नील की खेती की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ करवाते रहते थे। उसके खिलाफ विद्रोह हुआ, क्योंकि अब नील उगा रहे हैं तो खाना कैसे उगाएंगे, तो उसके खिलाफ विद्रोह हुआ, जिस जबरन नील की खेती की भाई तुम ज़बरदस्ती क्यों कराओगे, हम कर जो मन है हम करेंगे, हमारा खेत है। उसी के पक्ष में दीनबंधु मित्र थे, उन्होंने नील दर्पण करके एक पत्र लिखा या पत्रिका लिखी, किताब लिखी। और ये जो दो भाई थे दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। अगर बाकी का जानना है तो ये जो बुद्धू भगत और झिंदारी मानकी हैं, इन बुद्धू भगत जो हैं वो आंदोलन किए थे, उसको बोलते हैं कोल विद्रोह। यह होता था 1831-32 में। इसके अलावा आपके जो बिरसा मुंडा हैं, इनका विद्रोह का नाम था मुंडा विद्रोह, इसी को बोलते हैं उलगुलान। और ये जितने भी आदिवासी आंदोलन है ना, ये मेन थे कि भाई अंग्रेज एक तो इनके संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे थे, दूसरा इन लोग आदिवासी बरसों से अकेले रहते आए थे। अब जब बाहर से संस्कृति वहाँ गई, जो व्यापारी गए, व्यवसायी गए, वो ना बहुत उनसे शोषण करते थे उनका, मतलब पर्याप्त शोषण करते थे उनका, हर प्रकार से सामान महंगे में बेचते थे, उनसे बेगारी कराते थे, उनकी ज़मीन में कब्जा कर लेते थे। तो आदिवासी तो आंदोलन करेंगे ही। उसी को इन लोग डुक्कू बोलते थे, ढुक्कू, जो बाहरी लोग थे उनको आदिवासी लोग। तो उलगुलान भी बोलते हैं इसको, महान आंदोलन या महान हलचल बोलते हैं, जो बिरसा मुंडा की है। बाद में बिरसा मुंडा को फांसी दे दी गई। एक और आंदोलन हुआ जिसको बोलते हैं संथाल आंदोलन। ये 1855-56 में हुआ। इसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कानू सान्याल ने। पीएससी में ज़्यादा घुस के नहीं पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है आंदोलन का नाम, किस सन में हुआ और कौन किया। उतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। देखो ये वाला भी वैसे ही। 1857 के पश्चात कौन से आंदोलन लोकप्रिय हुए। अब आपको ईयर पता है तो आप समझ जाओगे कि उसके बाद हुए कि नहीं हुए। पहला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ है। 1855 में अगर आंदोलन हुआ, देखो सवाल समझना है, 1855 में कोई आंदोलन हुआ है संथाल। अभी हम लोग पढ़े ना कि संथाल विद्रोह 55-56 में सिद्धू और कानू सान्याल किए। अब सान्याल याद नहीं है, सिद्धू जी को याद कर लो कि ठोको ताली संथाल। तो संथाल विद्रोह 55 में हुआ, इसलिए इससे पहले हुआ। नील विद्रोह अभी पढ़े 1859 में, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया, तो ये उसके बाद हुआ। दक्कन कृष्णकों के दंगे ये क्या हुए थे 74-75 में। इस समय दक्कन वाला जो इलाका है ना अपना, आप अगर भारत का नक्शा देखेंगे, ये वाला इलाका यहाँ क्या था कि किसान गन्ना उगाते थे। अब क्या हुआ कि गन्ना ठीक ठाक, अमेरिका में युद्ध हो गया 1860 के दशक में। जब वहाँ युद्ध हो गया, गन्ना तो अभी उगाते हैं, थोड़ा बहुत उगाते थे उस समय। मेन जो आंदोलन का कारण था वो था कपास। कपास का यूज़ क्या था कि अंग्रेज कपड़ा बनाते थे तो उनको चाहिए रुई, रुई से बनता है ना। तो पहले वो आता था अमेरिका से। अब क्या हुआ, अमेरिका में हो गया युद्ध, तो अब अंग्रेज़ों को तो रुई चाहिए, तो वो भारत से मंगाने लगे। तो यहाँ से यहाँ डिमांड खूब बढ़ गई। किसी चीज़ की जब डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो इन लोग खूब ज़्यादा कपास उगाने लगे यहाँ पे दक्कन के इलाके में, क्योंकि काली मिट्टी है यहाँ, और कपास को भेजने लगे। अब उनको दिखा पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो वो लोन ले ले के कपास उगाने लगे। तो 2-3-4 साल तो इनको बढ़िया कमाई हुई। अब अमेरिका में युद्ध हमेशा तो होगा नहीं, वहाँ का युद्ध ख़त्म हो गया। जब युद्ध ख़त्म हुआ तो अंग्रेज़ों को वहाँ से कपास मिलने लगा। जब वहाँ से मिलने लगा तो इनकी डिमांड ख़त्म हो गई हमारे दक्कन की।
अब ये तो उम्मीद में लोन लेके बैठे थे कि हमारे को और पैसा मिलेगा। अब वो दिक्कत हुई तो फिर इनकी स्थिति खराब हो गई। अब लोन भी नहीं चुका पाए तो जो साहूकार थे वो मांगने लगे, परेशान करने लगे। तो इसीलिए दक्कन में दंगे हो गए। इन लोग क्या किए, जो सीधे जो साहूकार थे ना जिससे लोन लिए थे, पूरा घर जला देते थे कि साले कागज़ तो यहीं रखे होंगे, कागज़ ही जल जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाला। तो वो वाला काम हुआ था, इस ये 74-75 में हुआ था। और बिरसा मुंडा का विद्रोह तो हम लोग समझे 1899-1900 में हुआ था। ये वही था कि विदेशी लोग और अंग्रेज़ों को जो उनकी पारंपरिक खूट-कट्टी व्यवस्था रहती है उससे वो बेदखल कर रहे थे। इनको लगा हमारे जल है, हमारा जंगल है, हमारा ज़मीन है। बिरसा मुंडा बोले मैं ही भगवान हूँ, सुने होगे ना, अपुन भगवान है। बोले मेरे को गोली मेरे पास आएगी ना तो पानी बन जाती है। लोगों को भी लगा यार सही में इस पानी बन जाएगी। अंग्रेज़ जिस दिन गोली लेके आए सब हो गए। बिरसा मुंडा को भी जेल में डाले, फिर वहीं उनको बीमारी हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बहुत योग्य व्यक्ति थे, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आदिवासियों को एक कर दिया, भगवान बन गया उनका। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई किया तो बड़ी बात है वो, इसलिए हम उनको भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं। अगला है कि ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया। ईयर तो है 1914। 1914 आप इससे याद रख सकते हैं कि इसी साल पहला विश्व युद्ध चालू हुआ था। जतरा उरांव कौन था अगर आपको जानना है तो जतरा भगत भी बोलते हैं। इन्होंने भगत मूवमेंट चालू की थी। छोटा नागपुर जो एरिया है ना, छोटा नागपुर मतलब झारखंड वाला एरिया, इन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेज नियम है ना उनको इनको डिसओबे करना है, मतलब ये नहीं मानेंगे। और इनके आंदोलन का नाम था ताना भगत आंदोलन। 1921 में फिर ये आंदोलन अहिंसक भी था। आदिवासी लोग जनरली हिंसा करते हैं, ताना भगत लोग हिंसा कम किए, अहिंसक आंदोलन किए। इनकी जो जाति थी वो उरांव थी। 14 में स्टार्ट हुआ था। तो ताना भगत के बारे में ये जानना है आपको, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। अहिंसक थे, गांधी जी से प्रभावित थे और जाके असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए थे। अगला सवाल है कि 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्यक्षेत्र को आपको सम्मिलित करना है। तो आपको ना इसमें वही है, सीधा सीधा आप याद रख लीजिए कहाँ कौन था। जैसे दिल्ली में मेन बहादुर शाह जफर थे और उनके सेनापति थे बख्त खां। अगर आरा या जगदीशपुर की बात करोगे तो वहाँ कुंवर सिंह थे, वृद्ध शासक थे वो। अगर कानपुर की बात करोगे तो नाना साहब थे, सहयोगी तात्या टोपे थे। अवध में मौलवी अहमदुल्ला थे। अवध या फैज़ाबाद के एरिया में हाथी में बैठ के घूमते थे वो बिल्कुल। बरेली में खान बहादुर खां थे। इलाहाबाद और बनारस के एरिया में लियाकत अली थे। तो ये आपको एरिया पता रहना चाहिए। अगला है कि किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। तो उस प्रख्यात इतिहासकार का नाम है आरसी मजूमदार। वो बोले कि 1857 की क्रांति ना तो प्रथम थी, मतलब उससे पहले भी हो चुका था, ना तो राष्ट्रीय थी क्योंकि पूरे देश में नहीं हुआ, और ना तो स्वतंत्रता संग्राम थी। सावरकर बोले भैया ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। हम लोग भी मानते हैं भाई, भारत के लिए कोई आंदोलन हो रहा है तो हम मानेंगे ना, हम क्यों ना प्रथम ना राष्ट्रीय ना स्वतंत्रता। कुछ लोग का काम ही रहता है, जो ऐसे इतिहासकार रहते हैं ना कि कुछ नहीं था भारत में, सब सपेरों लुटेरों का देश था वाले थे। तो सावरकर ये मानते हैं कि सुनियोजित तरीके से स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इसी के बारे में ये किताब भी लिखते हैं कि फर्स्ट रिवोल्ट था 1857। तो अगला सवाल सावरकर से भी आ सकता है कि किन्होंने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। तो सावरकर। एक और अंग्रेज था, ये बोला कि सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। अंग्रेज सभ्य थे, भारतीय बर्बर थे, दोनों आपस में लड़ाई किए, सभ्य जीतेंगे। अगला सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं। ये बचपन में अभी आपको पता होगा कि इनका नाम है दयानंद सरस्वती। इनकी एक और किताब है जिसको बोलते हैं ऋग वेदादि भाष्य। इनके बारे में अगर आपको कहानी जानना है तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर तिवारी। ये बचपन में थे, एक बार देखे कि महाशिवरात्रि में पूजा हो रही थी उनके घर में, एक चूहा शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। इनको अजीब लगा कि यार भगवान के ऊपर कैसे चूहा चढ़ जाता है। फिर ज्ञान के लिए खोज में निकले
और इनको ये समझ में आया कि भाई भारत में जो वेद थे ना, ऋग्वेद, उसमें सब सही लिखा है। बाद में फिर वेद पुराण बाकी चीज़ें आए, वो विकृत करने लगे, वो जाति ले आए, स्त्रियों की स्थिति खराब हो गई। मतलब ऋग्वेद में सब अच्छा है और उसके बाद फिर भारत का समाज बेकार हुआ, इनका मेन ये था। तो इसीलिए वो ऋग्वेद को बढ़ावा देने के लिए काम किए। उनका जो कोटेशन था उसको बोलते हैं वेदों की ओर लौटो। मतलब हमको वेदों की ओर फिर से लौटना चाहिए, वेदों को समझना चाहिए। इसके लिए आर्य समाज की स्थापना भी किए। स्थापना मेन ये की है मुंबई में, और बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर शिफ्ट हो गया। भगत सिंह के जो पापा थे सरदार किशन सिंह, दादा थे भगत सिंह खुद, इन लोग आर्य समाज के प्रभाव में थे, लाहौर वाला एरिया था। इन्होंने सबसे पहले कहा कि भारत भारतीयों का है। मतलब स्वराज मतलब यही होता है ना कि भारत मतलब हमारा भारत हमारा है, अंग्रेज़ों का नहीं है। तो ये पहले व्यक्ति थे वो कहने वाले। और इन्होंने क्लासलेस मतलब बिना वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज की संकल्पना दी। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं श्री अरविंद घोष। ये हैं आपके श्री अरविंद घोष। इनके बारे में कहानी अगर आप सुनेंगे तो ये पहले इनका मन था क्रांति करने का। तो ये अपने पिताजी को बोले कि मेरे को क्रांतिकारी बनना है, भारत को अंग्रेज लूट रहे हैं। इनके पिताजी का मन था कि आईसीएस बने। तो पिताजी बोले तुम्हारा आईसीएस तुम बन नहीं सकते, इसलिए तुम इधर उधर की बात कर रहे हैं कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। तो इनको लग गई, मतलब एक मन में आ जाता है ना, बोले कि मैं बन के फिर छोड़ के दिखाऊंगा। तो ऐसा बोला जाता है कि वो एग्ज़ाम दिलाए, आखिरी में जो घुड़सवारी का एग्ज़ाम था उसको जानबूझ के उसमें फेल हो गए। भारत में आके क्रांतिकारी आंदोलन में ज्वाइन कर लिए। यहाँ आए तो वो एक पंपलेट लिखे जिसको बोलते हैं न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। बोले कि ये पुराने लोग ना बस अनुनय विनय कर रहे हैं अंग्रेज़ों के सामने, इनको लैंप दिखाने की ज़रूरत है। इसके बाद ये स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। वंदे मातरम पत्रिका निकाले जिसमें वो क्रांतिकारियों के अंदर जोश भरे। एक अलीपुर बम केस हुआ जिसमें मुजफ्फरनगर का जो जज था किंग्सफोर्ड, उसको खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी लोग बम फेंकना चाह रहे थे उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर बम नहीं गिरा, उसकी बाकी जो 2 महिलाएं थी उनके ऊपर गिर गया तो उनकी मौत हो गई। उसके लिए एक केस चला जिसको बोलते हैं अलीपुर बम केस। तो फिर जांच हुई और ये माना गया कि ये अरविंद घोष लोग इनको भड़काए हैं, तो अरविंद घोष को जेल में डाल दिए। यहाँ जेल में वो लिखते हैं कि मेरे को भगवान के दर्शन हुए। भगवान बोले बेटा कहाँ जेल में लगा है, तेरे को तो देश को आध्यात्मिक बनाना है। तो फिर जेल से ये रिहा हुए 2 साल बाद, ये निर्दोष साबित होके, और पांडिचेरी चल दिए। पांडिचेरी क्योंकि फ्रांसीसियों की कॉलोनी था तो अंग्रेज़ों की वहाँ पकड़ नहीं थी, तो पांडिचेरी में फिर ये आध्यात्मिक काम किए। ये किताब लिखी, एक किताब का नाम है लाइफ डिवाइन, एक का किताब का नाम है सावित्री। इन्होंने इंटीग्रल योगा की बात की, मतलब योग को ये खूब ज़्यादा प्रमोट किए। अगला सवाल है कि किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? इसका उत्तर है 1854। 1854 में कावस जी डाबर ने, डाबर सुने होंगे ना, डाबर च्यवनप्राश, डाबर ये डाबर वो, तो इन्होंने भारतीयों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना की 1854 में। इसके अलावा 1854 में ही पहली कोलफील्ड कोयला वाली रानीगंज में बनी। 1855 में बंगाल के रिसरा में पहला जूट कारखाना बना, जॉर्ज ऑकलैंड बनाए। इसके अलावा आयरन का पहला कारखाना बना 1874 में, बंगाल आयरन एंड वर्क कंपनी। और 1907 में हमारे जो टाटा जी थे, जमशेद जी टाटा, उन्होंने लौ कारखाना बनाया। तो ये ईयर एक पूछ चुका है तो दूसरा पूछ सकता है, इसलिए मैं बता दिया आपको। अगला है कि निम्न अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों में से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे मिलता है? एक और सवाल पूछ सकता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? दोनों का उत्तर है चार्ल्स मेटकाफ। प्रेस के बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग थे, जब वही पहले आए तो वही प्रेस लेके आएंगे। प्रेस मतलब वो वाला नहीं, घड़ी करने वाला। घड़ी करने वाला मतलब कपड़ा प्रेस करने वाला। प्रेस मतलब किताब छापने वाला। तो जो प्रेस लेके आएगा वही पहली किताब भी छापेगा। वो आए थे गोवा में तो किताब भी गोवा में छपी। फिर भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ 1780 में, करने वाले थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। पत्र का नाम था बंगाल गजट। हिंदी का भी पूछ सकता है, सीसेट में पूछेगा
हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंड मार्तंड 1826, युगल किशोर ने किया था। इसके बाद क्या है कि पहले एक ना लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823 में आया था। इसका ये था कि तुमको कुछ भी छापना है ना, पेपर भी छापना है, तो पहले हमसे लाइसेंस लो। लाइसेंस लोगे तो हम नियम बताएंगे कि ये छाप सकते हो, ये कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, मतलब पूरा नियंत्रण सरकार का। तो इसी को ख़त्म करके 1835 का प्रेस एक्ट लेके आया चार्ल्स मेटकाफ कि लाइसेंस एक्ट ख़त्म होता है, आप छापो जो मन है। तो 1835 के बाद ना भारत में प्रेस का ठीक ठाक विकास हुआ, मतलब अब लाइसेंस नहीं लगना था तो सब छापने लगे। फिर एक खतरनाक आदमी आया जिसका नाम था लिटन। ये वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया। वार्नाकुलर मतलब होता है जो देसी भाषा होती है, अंग्रेजी के अलावा भाषा। 1878 में ये बोला कि जो देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्र हैं उनको हम जब्त कर सकते हैं, उनके ऊपर ये सब नियम कानून लगेंगे। भारतीय भी मज़ेदार थे ना। एक पत्रिका थी अमृत बाज़ार। अमृत बाज़ार कलकत्ता में छपती थी। अब वो लेके आया बिल्कुल रात को, जैसे मोदी जी आते हैं ना रात को कि आज रात 12 बजे से, वैसे ही वो नियम बनाया कि भाई रात को मैं साइन करूँगा, सुबह सुबह पेपर छपेगा, पकड़ के सालों को जेल में डालूँगा। ऐसा उसका मन था लिटन का। तो वो रात को नियम ले आए और सुबह सुबह इन लोग पहुंच गए। अमृत बाज़ार पत्रिका वालों को पकड़ना था इनको, उनके ऑफिस में पहुंच गए कि बस पेपर उठाएंगे और पकड़ के ले जाएंगे। अमृत बाज़ार पत्रिका वालों को पता लग गया कि भाई ऐसा नियम आने वाला है। रातों रात वो बंगाली से भाषा से शिफ्ट करके अपना पेपर अंग्रेजी में छाप दिए। अंग्रेज अफसर गए पकड़ने उनको कि चलो आज जेल में डालेंगे इनको। पेपर निकाले, देखे यार ये तो अंग्रेजी में। तो वही है, आपको पूछ सकता है कि रातों रात कौन सा पेपर था जो इंग्लिश हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि ये वार्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। रिपन फिर वायसराय बनता है, जो पहली नियमित जनगणना भी कराता है। 1882 में इस वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा देता है। अगला सवाल है कि वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? आंसर है आपका सर जॉर्ज बार्लो। ईयर अगर पूछेगा तो 1806। ये विद्रोह जो था सिपाहियों का पहला बड़ा विद्रोह था। हुआ क्या था, अंग्रेज बिल्कुल वो वाले थे, तो ड्रेस कोड ऐसे आपको दिखना है, आप टीका नहीं लगा सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, ये नहीं कर सकते। अब हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सबका अपना एक रहता है ना धार्मिक मान्यता। तो इनको लगा कि अंग्रेज हमको ईसाई बना रहे हैं। दूसरा, उसी समय अंग्रेज टीपू सुल्तान को हरा के उसके बेटे को वहीं बंद करके रखे थे वेल्लोर में। तो एक मानसिक भी था कि हमारे राजा को हरा दिए। तो ये जो सिपाही हैं वो सिपाहियों का ये पहला बड़ा विद्रोह था। अंग्रेज़ों को निपटा दिए जो 100-200 वहाँ थे, और उस किले पे कब्जा कर लिया। और टीपू सुल्तान के जो वंशज थे, छोटे छोटे लड़के थे, उनको अपना राजा बना दिए। बेचारे इनके चक्कर में वो भी फंस गए, बच्चों को क्या पता। तो ये इसीलिए आपसे पूछ सकता है कब हुआ, क्या हुआ, सिपाही विद्रोह था। तो ये आपको अगला सवाल है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है उसकी स्थापना किसके काल में की गई थी? तो इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन के काल में की गई थी। उससे पहले आपको एक बेसिक फैक्ट बता दूं कि 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था। बनाने वाला था अलेक्जेंडर कनिंघम। बनाने के बाद बोला मैं ही इसका डायरेक्टर भी बनूंगा। तो ये पूछ सकता है अगले साल की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे मतलब ये जो खोदने खादने का काम होता है ना, आर्कियोलॉजी वाला यही करते हैं। अब इसका पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तो कर्जन बनाया था। कर्जन और क्या क्या बनाया है पूछ सकता है जो। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कानून उसके समय आया, गुप्तचर व्यवस्था के लिए उसके समय आया, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मतलब डिपार्टमेंट बनाया। इसके अलावा प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, जो पुरानी स्मारक थी उनको संरक्षण करने के लिए भी किया। मतलब अच्छे अच्छे काम भी किया है। आखिरी में गंदा काम कर दिया, बंगाल को विभाजित करने के लिए। तो आप एक अच्छा मतलब एक गंदा काम कर दोगे ना, पूरे अच्छे काम खत्म हो जाएंगे आपके। कर्जन के साथ भी वही हुआ। अगला है कि निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया। ईयर ही गलत दे दिया है। पहली जो नॉन सिंक्रोनस जनगणना, सिंक्रोनस मतलब पूरा सिंक करके, तो पूरा सिंक नहीं किए थे। तो पहली वो वाली जो हुई थी पूरे भारत में वो बिल्कुल नहीं हुई थी, वो हुई थी 1872 में। और पहली 10 की जनगणना मतलब सिंक्रोनस, सब अच्छे से सिंक करके कहाँ क्या करना है, कौन ऑफिसर,
वो पहली जनगणना हुई थी 1881 में रिपन के काल में। तो ये वाला सही है, ये गलत है। 1900 से 1940 के 10 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10% से 18 पर लग रहा है आपको। 1900 से भाई, अभी आपकी शहरी आबादी जाके सर्च करना गूगल में, फिर देखना, इसको पढ़ना, समझ में आ जाएगा आपको। अगले वीडियो में बता दूंगा, देख लेना, बता दूंगा, पढ़ोगे नहीं ना। अभी भी नहीं है ज़्यादा, उस समय कहाँ से हो जाएगी। कॉमन सेंस बस लगाना है। पहला है कि ब्रिटेन में जनगणना का अगर आपको इतिहास देखना है तो ब्रिटेन में सबसे पहली जनगणना हुई 1800 में। अच्छा ईयर है ये 1800, ऐसे ही करना चाहिए, बिल्कुल याद हो जाता है। भारत में करने वाले थे जेम्स प्रिंसेप, ये इलाहाबाद में किए और बनारस में। जेम्स प्रिंसेप के बारे में एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो अशोक का अभिलेख है ना, ब्राह्मी लिपि में था, यही पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप। पहली कंप्लीट सेंसस की इन लोग ढाका में 1830 में। पहली नॉन सिंक्रोनस सेंसस की 1872 में, लॉर्ड मेयो था उस समय। और पहली सिंक्रोनस सेंसस की 1881 में, इस समय रिपन थे गवर्नर जनरल। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अभी वाली इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोविड आ गया है। और क्या बता दें, अभी वाली जनगणना में ये है कि जो पहले था कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं, अब है महिला हैं पुरुष हैं कि तृतीय लिंग के। भारत आज़ाद हुआ तो जनगणना अधिनियम 1948 आया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके लिए कानून लेके आए क्योंकि उस समय वो गृह मंत्री थे। और जनगणना किस सूची का विषय आपसे पूछ सकता है तो केंद्र सूची का है। इसके अलावा एक सवाल ये आया था कि जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में बना था और दो संस्थाओं को मिला के बना था। पहली थी लैंड होल्डर सोसाइटी और दूसरा था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दोनों को मिला के बना था। इसके अध्यक्ष थे राधा कांत देव, राजा राधा कांत देव, और इसके उपाध्यक्ष मतलब अध्यक्ष थे राजा राधा कांत देव, और इसके सचिव थे देवेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पापा जी। अगला सवाल है कि 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी। तो इसका उत्तर है अब्दुल गफ्फार खान ने। इनके 4 नाम है ना, बादशाह खान, बच्चा खान, सीमांत गांधी और फ़क्र अफ़गान, मतलब फ़क्र अफ़गान, अफ़गान के फ़क्र। इन्होंने एक आंदोलन चालू किया क्योंकि उस एरिया को पाश्तून बोलते हैं, पाश्तून जनजाति है तो पाश्तून आंदोलन भी बोलते हैं। और एक उनका खुदाई खिदमतगार करके था, 1929 में इन्होंने चालू किया था वो। इनको 1987 में भारत रत्न मिला। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है, मतलब वीडियो और बनाने का मन करता है। आपके जो भी डाउट हैं वो पूछिएगा कमेंट में, अच्छा लगता है। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे है, उसमें आप ज्वाइन करके जो इसका PDF है वो पा सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका डाउट है बताते रहिए, जो बनेगा बन सकेगा पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः।